अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज के नावल आई बॉस के तीसरे हिस्से के साथ, जो कि तंज़ो मज़ाक, फाइटिंग और सस्पेंस से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। कैसे हैं आप? सलाम दुआ के बाद ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ, इमरान ने कहा। अल्लाह का करम है, आज अब काफ़ी दिनों बाद यहाँ आए हैं। क्या मसरूफ़ थे कहीं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, फ्लैट में पड़ा तुम्हारे बारे में ही सोचने में मसरूफ़ था, इमरान ने सादा से लहजे में कहा। मेरे बारे में? क्या मतलब? मेरे बारे में आप क्या सोच रहे थे? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा। यही कि मेरी किस्मत में तो अपने सर पर सहरा सजाना ही नहीं, तो मैंने तुम्हें भी क्यों ख्वामख्वाह अपने साथ बांध कर रखा हुआ है। मेरी शादी नहीं होती तो ना सही, लेकिन तुम्हारी तो हो सकती है, इमरान ने उसी अंदाज में कहा तो ब्लैक ज़ीरो की शक्ल देखता रह गया। ये आपको बैठे बिठाए मेरी शादी की क्या सोची है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। सिर्फ बैठे बिठाए नहीं प्यारे, सोचते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हत्ता के बाथरूम में भी जाकर मैं तुम्हारे लिए ही सोचता रहता हूँ, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। लेकिन क्यों? आप मेरी शादी के बारे में क्यों सोचते रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। कहा तो है, अपनी शादी का सोच सोच कर बूढ़ा होता जा रहा हूँ। ना होने वाली जोरू मानती है और ना जोरू का भाई। मुझे तो यही लगता है कि मैं इसी तरह ही बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी की उम्र गुजर जाएगी। मेरे साथ साथ जूलिया भी बूढ़ी हो जाएगी। बूढ़ा होकर मैं अंकल बन जाऊंगा और जूलिया आंटी। अब अंकल और आंटी शादी करें ये तो हो नहीं सकेगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी शादी के बजाय चीफ एक्सेटो की ही शादी के बारे में सोचना शुरू कर दूं। जब एक्सेटो की शादी हो जाएगी तो दानिश मंजिल एक साथ दो दानिश्वर हो जाएंगे, एक मिस्टर एक्सेटो दानिश और दूसरी मिसेस एक्सेटो दानिश्वर। जब दोनों दानिश्वर एक साथ होंगे तो अगले साल चंद सालों में दानिश मंजिल में दानिश्वरों की तादाद भी बढ़ती जाएगी और फिर शायद इनमें कोई ऐसा एक दानिश्वर भी पैदा हो जाए जो अंकल इमरान और आंटी जोले की शादी कराने का कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकाले कि मेरा रकीब रो सफ़ेद भी खुद ही रास्ते से हट जाए, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो इसलिए आप मेरी शादी का सोच रहे हैं कि आपको किसी दानिश्वर की ज़रूरत है जिसके पैदा होने का आप अंकल इमरान बनने तक का इंतज़ार करेंगे, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। अंकल तो मैं तुम्हारे बच्चे पैदा होते ही बन जाऊंगा। हाँ, अपनी शादी का हल ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारे किसी दानिशवर बच्चे के बड़े होने का ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना भी इंतज़ार न कराना कि तनवीर भी मुझे अंकल कहना शुरू हो जाए, इमरान ने मसमसी से सूरत बनाकर कहा तो ब्लैक ज़ीरो की हंसी तेज हो गई। आपको शादी के अलावा कुछ और नहीं सोचता? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। दुनिया का सबसे नेक काम शादी कराने का ही होता है प्यारे। झट मंगनी और झट शादी हो जाए तो जवानी में बगाड़ पैदा नहीं होता, वरना आजकल के नौजवान जिस तरह अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के गेट्स के सामने खड़े रहकर ठंडी ठंडी आहें भरकर अपनी सेहत खराब करते रहते हैं, वो अमूमन कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से निकलने वाली लड़कियों के सैंडल ही खाते रहते हैं। इसी वजह से पाकेशा में गंजे नौजवानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अगर यही हाल रहा तो लड़कियों के सैंडल खाकर गंजे होने वाले नौजवानों के साथ साथ दुनिया इन लोगों को भी शक की नज़र से देखना शुरू कर देगी जो पैदाइशी गंजे होते हैं। कुछ समझे या मजीद समझाऊं? इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बुरी तरह से हंसना शुरू हो गया। नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ, सब समझ गया हूँ, मुझे कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। अगर समझ गए हो तो फिर तुम भी गंजे होने से बचने की कोशिश करो और जल्द से जल्द कोई लूली लंगड़ी अंधी कानी लड़की को ढूंढकर इससे शादी कर लो, चाहे वो 8 बच्चों की माँ ही क्यों ना हो। मुझे यकीन है कि तुम दानिश मंजिल के गेट से टेक लगाकर ठंडी आहें भरने और इनके रिएक्शन के बाद गंजे होने से तो बच ही जाओगे, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो का बेइख्तियार कहका निकल गया। उसी लम्हे साइड पर पड़ी हुई मशीन जाग उठी और उसे तेज सीटी की आवाज़ निकलने लगी। मशीन से सीटी की आवाज़ निकलते देखकर वो दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। ब्लैक ज़ीरो ने फौरन हाथ बढ़ाकर चंद बटन प्रेस किए तो मशीन पर लगी हुई एक बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई। इस स्क्रीन पर दुनिया का नक्शा फैला हुआ था। ब्लैक ज़ीरो ने चंद मजीद बटन प्रेस किए तो फिर उसने एक डायल घुमाया तो स्क्रीन पर नजर आने वाला नक्शा तेजी से सुखड़ता चला गया। नक्शा सिमटता हुआ एशिया और यूरोप को शो करना शुरू हो गया था। एशिया के किसी फॉरेन एजेंट की कॉल मालूम होती है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो गौर से स्क्रीन पर मौजूद नक्शे की तरफ देख रहा था। ब्लैक ज़ीरो ने एक और बटन प्रेस किया तो नक्शा तेजी से सिमटा और फिर इस पर एक सुर्ख रंग का दायरा सा बनकर तेजी से एक मखसूस इलाके को मार्क करना शुरू हो गया।
اس علاقے کو مارک ہوتے دیکھ کر نہ صرف بلیک زیرو بلکہ عمران بھی بری طرح سے اچھل پڑا۔ ریڈ سرکل کی مارکنگ اسرائیل پر تھی۔ اسرائیل سے کال ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ کلوز اپ کرو اور دیکھو اسرائیل کے کس حصے سے کال کی جا رہی ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کے ہاتھ ایک بار پھر مشین پر چلنا شروع ہو گئے۔ ریڈ سرکل تیز سے حرکت کر رہا تھا اور پھر وہ اسرائیل کے ایک مخصوص علاقے کو مارکنگ کرنے لگا۔ پھر اچانک سرکل کے اوپر چند الفاظ ابھر آئے جس پر ایک ٹرانسمیٹر کی مخصوص فریکوینسی اور ایک نام لکھا ہوا تھا۔ یہ نام وائٹ روز کا تھا، جسے دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وائٹ روز؟ وہ کال کرنے والا الاسد تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹرانسمیٹر آن کرو، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے مشین کے سائڈ میں لگا ہوا ایک ہینڈل پکڑ کر نیچے کیا اور پھر سائڈ میں لگے مختلف ڈائل گھماتے ہوئے بٹن پریس کرتا چلا گیا۔ جیسے اس نے بٹن پریس کیے، مشین سے نکلنے والے سیٹی کی آواز بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مشین میں لگے ہوئے اسپیکروں سے تیز آواز ابھرنے لگی۔ ہیلو ہیلو، وائٹ روز کالنگ، ہیلو ہیلو اوور، دوسری طرف سے مسلسل بولتے ہوئے کہا جا رہا تھا۔ اس آواز کو سن کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ یہ آواز اس کی جانی پہچانی تھی۔ یہ آواز اسرائیل میں موجود اسد کی تھی، جس کو کوڈ وائٹ زیرو تھا۔ لاؤ مائک مجھے دو، میں بات کرتا ہوں اس سے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے مشین کے ایک حصے سے مائک الگ کر کے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ایکسٹرو ہیئر اوور، عمران نے ایکسٹرو کے مخصوص لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف، میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے، اوور، چیف کی آواز سن کر دوسری طرف سے کہا گیا۔ کوڈ بتاؤ، اوور، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ وائٹ روز شاید زیادہ ہی جوش میں تھا، اس لیے اس نے بغیر مخصوص کوڈ دہرائے بات کرنی شروع کر دی تھی۔ الاسد 070، اوور، وائٹ روز سے چیف کا کرخت لہجہ سن کر سنبھلتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب بولو کیا اطلاع ہے، اوور، عمران نے پوچھا۔ چیف، مجھے اسرائیل کی ایک سیکرٹ ایجنسی کاپر ہیڈ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے، وائٹ روز نے کہا۔ تہمت مت باندھو، جو کہنا ہے کہو، اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس چیف، چند برس قبل اسرائیل میں ایک سیکرٹ ایجنسی کاپر ہیڈ بنائی گئی تھی جس کا سربراہ کرنل ڈراس کو بنایا گیا تھا۔ کرنل ڈراس اور اس کے ایجنٹوں کو یہودیوں کے خلاف کام کرنے والے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا اور اسے خاص طور پر فلسطین میں قتل و غارت اور لوٹ مار کے لیے کہا گیا تھا۔ کرنل ڈراس اور اس کے ایجنٹوں نے فلسطین میں خفیہ طور پر کام کیا تھا اور تحریک آزادی کے بڑے بڑے نمائندوں کو یا تو زندہ اٹھا کر لے گئے تھے یا پھر انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دیا تھا۔ کرنل ڈراس فلسطین کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس سے اس نے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اپنے ایجنٹ پھیلا دیے تھے جو اس کے لیے بطور فورڈ ایجنٹ کام کرتے تھے۔ کرنل ڈراس پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آہستہ آہستہ خوف و ہراس کا موجب بنتا جا رہا تھا۔ اس کے ایجنٹ خاص طور پر ان مسلمانوں کو اپنا نشانہ بناتے تھے جو اسرائیل کے خلاف زہر اگلتے تھے یا اسرائیل حکومت کے خلاف سرتا پا احتجاج کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنل ڈراس نے اپنے ایجنٹوں کو یہ حکم بھی دیا ہوا تھا کہ مسلم ممالک کے انڈر ورلڈ دنیا میں بھی اپنی طاقت کا سکہ جمائیں اور مسلم دنیا میں جرائم اور جرائم پیشہ افراد کی تعداد میں اضافہ کریں تاکہ پوری دنیا میں مسلم جرائم پیشہ مشہور ہو جائے اور ان کی ساکھ اس قدر متاثر ہو کہ بہادرستان اور پاکستان کی طرح تمام مسلم ممالک کو شرپسند اور دہشت گرد کہہ کر پوری دنیا میں بدنام کیا جا سکے۔ اس حصے میں کاپر ہیڈ کے بے شمار ایجنٹ پوری دنیا کے مسلم ممالک میں جرائم پیشہ افراد کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہر خاص و عام کو جرائم کا راستہ دکھا کر انہیں گمراہ کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ فلسطین میں بھی کاپر ہیڈ کے ایجنٹوں کی بھرمار ہے جو مدد کرنے کے بہانے عام مسلمانوں کو بہکا کر انہیں جرائم کی طرف راغب کرتے ہیں اور پھر انہیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا دشمن بنا کر ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ فلسطین میں جب جرائم کی شرح میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو میری تنظیم نے ان باغی مسلمانوں اور خاص طور پر کاپر ہیڈ کے ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کرنی شروع کر دی۔ میں اور میرے ساتھی فلسطین سے چن چن کر کاپر ہیڈ ایجنسی کے ایجنٹوں کا خاتمہ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ کاپر ہیڈ پچھلے 4 برس سے فلسطین میں خفیہ طور پر تقریب کارانہ کارروائیوں میں مصروف تھی۔ ہمیں ان تک پہنچنے اور ان کے ارادوں کو جاننے میں کافی وقت لگا تھا، لیکن آخر کار ہم فلسطین میں داخل ہونے والے کاپر ہیڈ کے ایجنٹوں کو تلاش کرنے اور انہیں چن چن کر ہلاک کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے۔ ہماری تیز ترین کارروائیوں سے کاپر ہیڈ کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ کاپر ہیڈ نے ہمارے خلاف کارروائیوں کا آغاز کرنا چاہا، لیکن ہم نے اپنے خلاف کبھی کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑا تھا جس سے کاپر ہیڈ کو پتہ چل سکتا کہ ان کے خلاف کون سی مسلم تنظیم کام کر رہی ہے۔ جب انہوں نے اسرائیل اور فلسطین میں ہمیں تلاش کرنے اور ہمیں ہمارے انجام تک پہنچانے کا ارادہ کیا تو میری تنظیم اور زیادہ جوش میں آ گئی اور ہم نے کھل کر کاپر ہیڈ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے تیز ایکشن نے کاپر ہیڈ کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور انہیں ہم سے اپنی جانیں بچانی مشکل ہو گئی تھی۔ اسے فلسطین سے نکل کر بھاگے تھے، لیکن ہم نے ان کا اسرائیل تک پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔
हमारा मुखबरी का नेटवर्क बेहद फाल था और हमें कॉपरहेड के एजेंटों की रिपोर्ट मिल जाती थी और फिर हमारी नज़र में जो भी एजेंट आता था हम उसे हलाक करने में देर नहीं लगाते थे। ओवर। दूसरी तरफ से व्हाइट रोज ने तफसील बताते हुए कहा, इस सारी तफसील से मेरा क्या ताल्लुक है? तुम तो कह रहे थे कि मुझे कॉपरहेड के बारे में कोई अहम इत्तला देना चाहते हो। फिर ये सब क्या है? ओवर। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, चीफ, चंद रोज कबल हमने शक की बुनियाद पर एक ऐसे शख्स को उठाया था जिस पर मैं कॉपरहेड के एजेंट होने का शक था। हमने उसे सच्चाई उगलवाने के लिए एक नया तरीका इख्तियार किया था। हमने इसे BW नामी एक ऐसा नशा इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया था जो लाश शोर को शोर पर गालिब कर देता है और इंसान गैर इरादी तौर पर सच और झूठ की तमीज भूलकर वो सब कुछ बता देता है जो इसके शोर और लाश शोर में छुपा हुआ हो। हमने इस नशे के तहत जब इस एजेंट से मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो उसने बताया कि वो कर्नल ड्रॉस का नायब मेजर वॉटसन है। हमें ये सुनकर बेहद खुशी हुई कि हमने कॉपरहेड के एक बड़ी शख्सियत को उठाया था। इससे हम कॉपरहेड के बारे में बहुत अहम मालूमात हासिल कर सकते थे और उसके जरिए हम कॉपरहेड के मेन हेडक्वार्टर तक भी पहुंच सकते थे। इस पूछगिछ के दौरान पाक एशिया के हवाले से उसने बताया कि इनके 4 एजेंट पाक एशिया में भी मौजूद हैं जो अंडरवर्ल्ड में काम कर रहे हैं। इस बार इन एजेंटों को 4 बच्चों के अगवा का मिशन दिया गया है। हमें ये सुनकर हैरत हुई थी कि इसराइल एजेंसी कॉपरहेड को पाक एशिया से 4 बच्चों को अगवा करने की क्या जरूरत हो सकती है। मजीद पूछगिछ पर उसने जो इंकशाफात किए वो हिला देने वाले थे। ओवर। व्हाइट रोज ने कहा था, 4 बच्चों के अगवा का सुनकर ब्लैक जरूर इमरान भी चौंक पड़े। कॉपरहेड के एजेंट पाकिस्तान से 4 बच्चों को अगवा करने के लिए मुतहरिक है। क्या मतलब? पाकिस्तानी बच्चों को अगवा करने के पीछे इसराइल एजेंसी का क्या मकसद हो सकता है? ओवर। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, इन 4 बच्चों की एक एक आंख मशीनी है चीफ। इनकी आंखें मुख्तलिफ हादसों में ज़ाया हो गई थी और वो चारों बच्चे जो कि बड़े खानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। इससे उनके इलाज क्रीमिया के बड़े अस्पतालों में कराए गए थे जहाँ उनकी आंखों की जगह मशीनी आंखें लगा दी गई थी। इन आंखों में रिकॉर्डिंग सिस्टम और मेमोरी भी लगी हुई है। मखसूस लेंसेज से मेमोरी में रिकॉर्ड शुदा मनाज़र को वो आई प्रोजेक्ट के जरिए आसानी से देख सकते थे। ये मशीनी आंखें देखने में भी असली आंखों जैसी लगती हैं और वो आम इंसानी आंखों की तरह काम भी करती हैं। बहरहाल असल तफसील के मुताबिक इसराइल मौजूद एक साइंसदान जिसका नाम डॉक्टर हैरिस था और वो इसराइल की एक साइंसी लेबॉर्ट्री में काम करता था जहाँ एक ऐसा ताकतवर मिसाइल बनाया जा रहा था जो इंतहाई तेज़ रफ्तार होगा और जैसे किसी एंटी मिसाइल से ना तबाह किया जा सकेगा और ना किसी तरीके से रोका जा सकेगा। इसे पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे मुस्लिम ममालिक को टारगेट बनाकर उन्हें निस्तो नाबूद किया जा सकेगा। मुस्लिम दुनिया से नफरत करने वाले साइंसदानों ने इस मिसाइल का नाम मुस्लिम किलर्स रखा था जिसे कोड में MK कहा जाता था। MK के मौजूद डॉक्टर हैरिस की भी एक आंख एक हादसे में ज़ाया हो गई थी। उसने भी अपनी आंख मशीनी लगवा रखी थी और उसे चूंकि खसूसी मशीनी आई लगाई गई थी जिसमें मास्टर मेमोरी भी लगी हुई थी। इस स्पेशल लेंसेज से रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। डॉक्टर हैरिस की आदत बन गई थी कि वो अपने फार्मूले और लेबॉर्ट्री में होने वाले हर काम को अपनी आंख के लेंसेज से मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेता था और जब उसकी मेमोरी फुल हो जाती थी तो वो मेमोरी कार्ड तब्दील कर देता था। उसे 4 आई मेमोरी कार्ड्स में MK फार्मूले समेत इस लेबॉर्ट्री के मोहल्ले वकू को भी रिकॉर्ड कर लिया था जहाँ मिसाइल तैयार किए जा रहे थे। डॉक्टर हैरिस आई मेमोरी कार्ड्स को अपने घर में रखता था जहां उसके असिस्टेंट्स आते जाते रहते थे। इनमें एक असिस्टेंट को डॉक्टर हैरिस की चीज़ें चोरी करने की आदत थी। एक रोज़ असिस्टेंट जिसका नाम क्राउड था डॉक्टर हैरिस के घर आया तो इसे डॉक्टर हैरिस के कमरे में उसका खुफिया सेफ अनलॉक्ड मिला। क्राउड अनलॉक सेफ को देखकर चौंक पड़ा। उसे सेफ की तलाशी ली तो उसे वहां से अपने मतलब की कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। फिर उसने सेफ का एक खाना खोला तो उसे वहां से 4 आई मेमोरी कार्ड्स मिल गए जिन्हें देखकर वो बेहद खुश हुआ। क्राउड का ताल्लुक क्रीमिया से था। क्रीमिया में आई मेमोरी कार्ड्स की कीमत बेहद ज़्यादा थी। उसने वो चारों मेमोरी कार्ड्स चोरी कर लिए। अगले रोज़ इसे क्रीमिया जाना था। चाचा वो प्रोग्राम के तहत क्रीमिया रवाना हो गया और जाते हुए डॉक्टर हैरिस के आई मेमोरी कार्ड्स भी ले गया। क्रीमिया जाकर उसने खामोशी से चारों आई मेमोरी कार्ड्स एक ऐसे अस्पताल में फ़रोख्त कर दिए जो ज़ाया होने वाली आंखों की जगह मशीनी आंखें लगाने का काम करते थे। इस अस्पताल से इन 4 मेमोरी कार्ड्स के बदले खासा मुआवजा मिल गया था।
जिस अस्पताल में मेमोरी कार्ड्स फरोख्त हुए थे, इत्तेफाक से पाक एशिया के 4 बच्चों को उसी अस्पताल में लाया गया था और इन्हें ऐसी मशीनी आंखें लगाई गई थी जिसमें रिकॉर्डिंग लेंसेज भी लगे हुए थे। रिकॉर्डिंग के लिए चूंकि इन आंखों में मेमोरी कार्ड लाजमी लगाए जाते हैं ताकि अगर आंख में कोई खराबी पैदा हो तो उसकी रिकॉर्डिंग के जरिए इस खराबी की निशानदेही की जा सके और इस खराबी को ठीक किया जा सके। इसलिए इस डॉक्टर ने इन 4 बच्चों को वही आई कार्ड्स महंगे दामों लगा दिए जो उसने क्राउड से खरीदे थे। कुछ रोज बाद जब डॉक्टर हैरिस को पता चला कि उसकी सेफ से आई कार्ड्स गायब हैं तो उसने शोर मचा दिया। जब हुकूमत को इल्म हुआ कि डॉक्टर हैरिस ने ज़ाती तौर पर मशीनी आई के जरिए लेबॉर्ट्री और फार्मूले की आई मेमोरी कार्ड्स में फिटिंग कर रखी है और इसके आई कार्ड्स चोरी हो गए हैं तो इसराइल हुकूमत में हलचल सी मच गई। डॉक्टर हैरिस के कमरे में खुफिया शॉर्ट सर्किट कैमरे लगे हुए थे जिसकी रिकॉर्डिंग से मालूम हो गया कि डॉक्टर हैरिस के सेफ से आई कार्ड्स किसने हासिल किए हैं। साझा फौरी तौर पर क्राउड को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उससे पूछगीछ की गई तो क्राउड ने बताया कि उसने आई मेमोरी कार्ड्स क्रीमिया के किसी अस्पताल में फरोख्त किए थे। आई मेमोरी कार्ड्स जो कि क्रीमिया पहुंच चुके थे और इसराइल एम के मिसाइल खुफिया तौर पर बना रहा था। इससे वो इस बात की खबर है क्रीमिया को भी नहीं लगने देना चाहता था। इससे इसराइल हुकूमत ने फौरी तौर पर इसराइल एजेंसी कॉपर हेड को ये टास्क दिया कि वह क्रीमिया के इस अस्पताल में कार्रवाई करे और क्राउड ने जिस डॉक्टर को आई मेमोरी कार्ड फरोख्त किए थे वो इस डॉक्टर से कार्ड हर सूरत में वापस हासिल करे। कॉपर हेड ने फौरी कार्रवाई करते हुए क्रीमिया के इस अस्पताल के इस डॉक्टर को उठा लिया जिसे क्राउड ने आई मेमोरी कार्ड फरोख्त किए थे। जब इस डॉक्टर से सख्ती से पूछगीछ की गई तो इस डॉक्टर ने बताया कि उसने 4 आई मेमोरी कार्ड्स पाक एशिया से आने वाले 4 बच्चों की मशीनी आइज में लगा दिए हैं और वो बच्चे सेहतयाब होकर पाक एशिया वापस जा चुके हैं। चूँकि डॉक्टर ने इन 4 बच्चों के प्राइवेट तौर पर ऑपरेशन किए थे और इनकी आंखों में चोरीशुदा आई मेमोरी कार्ड्स लगाए थे, इससे उसने इन बच्चों के नाम पते फौरी तौर पर ज़ाया कर दिए थे। कॉपर हेड को डॉक्टर से इन बच्चों के असल नाम और उनके पाकिस्तानी एड्रेस दस्तयाब नहीं हो सके थे। कॉपर हेड ने खुफिया तौर पर एक्रीमी मैगजीशन से इन 4 बच्चों का पता चलाया जो पाक एशिया से इलाज कराने के लिए एक्रीमिया लाए गए थे। जैसे इन्होंने बच्चों के नाम व पते मालूम हुए उन्होंने फौरी तौर पर पाक एशिया में मौजूद फॉरेन एजेंट्स को अलर्ट कर दिया कि वो इन बच्चों को फौरी तौर पर अगवा करे और उन्हें इसराइल पहुंचा दे ताकि उनकी आंखों में लगे हुए आई मेमोरी कार्ड्स हासिल किए जा सके। ओवर। व्हाइट रोज ने पूरी तफसील रुके बगैर बयान करते हुए कहा। इमरान और ब्लैक जरूर खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। उनके लिए ये बात वाकई दिल दहला देने वाली थी कि इसराइल ऐसा मिसाइल बना रहा है जिससे पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को अपने निशाने पर ले सके और किसी भी मुल्क पर महज एक मिसाइल फायर करके इसे ख़त्म कर दे और इसे मिसाइल को उन्होंने ख़ास तौर पर मुस्लिम किलर्स मिसाइल का नाम दिया था। ये तुमने कॉपर हेड के एजेंट से मालूम किया है? पाक एशिया में वो 4 बच्चे कौन हैं जिनकी आंखें मशीनियाँ और इनकी आंखों में आई मेमोरी कार्ड्स भी लगे हुए हैं? ओवर। इमरान ने पूछा। वो इन बच्चों के बारे में नहीं जानता है। इसे सिर्फ इस बात का इल्म हो सका है कि इन बच्चों का ताल्लुक पाक एशिया से और इन बच्चों की उम्रें 13 से 14 साल के दरमियान है। ओवर। वाइट जीरो ने कहा। इसके बारे में कुछ तो मालूम हुआ होगा तुम्हें? ओवर। इमरान ने करा कर कहा। नो चीफ, मैंने उससे बहुत पूछा था लेकिन इन बातों के सिवा वो कुछ नहीं जानता था। उसकी जुबान खुलवाने के लिए हमने इसे BW की ओवरडोज दी तो इसके दिमागी शरियानें फट गई थी और वो फौरन हलाक हो गया था। अलबत्ता मरने से पहले उसने हमें ये ज़रूर बताया था कि पाक एशिया में बच्चों के अगवा के लिए फॉरेन एजेंट्स को मामूर किया गया है, लेकिन इन बच्चों को पाक एशिया से इसराइल लाने की जिम्मेदारी डार्क मैन को दे दी गई है जो पाक एशिया पहुंच चुका है। ओवर। वाइट रोज ने कहा। डार्क मैन कौन है ये डार्क मैन? ओवर। इमरान ने चूंक कर कहा। डार्क मैन कर्नल डार्क के बाद कॉपर हेड एजेंसी का नंबर 2 है जो इंतहाई तेज रफ्तार, तरबियत याफ्ता और नहायक जेरक एजेंट है। कॉपर हेड को मिलने वाली ज्यादातर कामयाबी में डार्क मैन का ही हाथ है। ओवर। वाइट रोज ने जवाब दिया। इसका असल नाम क्या है? ओवर। इमरान ने पूछा। इसके असल नाम का पता नहीं चल सका है, अलबत्ता मुझे अपने ज़राए से ये ज़रूर मालूम हुआ है कि डार्क मैन का ताल्लुक सोमालिया से है और सोमालिया के एक बड़े गैंग का लीडर हुआ करता था जिसे कॉपर हेड एजेंसी में ख़ुसूसी तौर पर शामिल किया गया था और उसे इसराइल की शोहरियत दी गई थी। वो तेज़ रफ्तार, ताकतवर और ज़ेर होने के साथ साथ इंतहाई शफ़ाक, बेरहम और खूंखार दरिंदों में भी शुमार होता है जिससे दूसरे मुल्कों के ना सिर्फ एजेंट्स डरते हैं बल्कि उनका नाम सुनकर बड़ी बड़ी गैर मुल्की एजेंसियों के छक्के छूट जाते हैं। वो माहिर निशानेबाज, ज़बरदस्त फाइटर और इंतहाई मजबूत जिस्म का मालिक है। इसका दावा है कि वो अपने हाथ की एक उंगली भी किसी के सर में मारकर उसकी खोपड़ी में सुराख कर सकता है। ओवर। वाइट रोज ने कहा। हाँ, ऐसे खतरनाक इंसान को बच्चों के अगवा के लिए पाक एशिया भेजा गया है। ओवर। इमरान ने करा कर कहा। यह चीफ कॉपर हेड एजेंसी हर सूरत में इन बच्चों को इसराइल में देखना चाहता है। इसे कॉपर हेड एजेंसी के चीफ कर्नल रॉस ने खास तौर पर डार्क मैन को
पाकेशा भेजा है ताकि वो पाकेशी एजेंसियों से बचा कर इन बच्चों को इसराइल पहुंचा सके। ओवर व्हाइट रोज ने कहा कि तुमने कॉपरहेड के एजेंट से इस लेबोरेटरी के बारे में मालूमात हासिल की थी जहां एम के मिसाइल बनाए जा रहे हैं। ओवर एक्सिटो ने पूछा। हाँ, हमने इस बारे में उनसे पूछने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही हमने उससे लेबोरेटरी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, उसकी माइंड मेमोरी ब्लैंक होती गई। ओवर व्हाइट रोज ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि अभी तुम्हें इस बात का इल्म नहीं हुआ है कि वो लेबोरेटरी कहाँ है, और न ही तुम्हें इस बात का इल्म हुआ है कि कॉपरहेड एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ओवर एक्सिटो ने कहा। यस चीफ, इसलिए मैंने आपको कॉल की है ताकि मैं आपको इस सारी सूरत हाल से आगाह कर सकूं। कॉपरहेड के एजेंट के कहने के मुताबिक एम के मिसाइल तैयारी के आखिरी मराहिल में है और इन्हें किसी भी लेबोरेटरी से निकाल कर मिसाइल स्टेशन में पहुंचा दिया जाएगा जहां से इसराइल मुस्लिम ममालिक को आसानी से निशाना बना सकता हो। ओवर व्हाइट रोज ने कहा। ठीक है, इस हिस्से में तुम मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करो और जैसे ही मालूमात हासिल हो मुझे फ़ौरन रिपोर्ट करना। ओवर एक्सिटो ने कहा। यस चीफ, ओवर व्हाइट रोज ने कहा और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। बड़ी हैरत अंगेज इत्तला है, इसराइल मुस्लिम ममालिक को तबाह करने के लिए मिसाइल बना रहा है और इसके बारे में हमें इल्म ही नहीं हो सका था। ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, इससे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि एम के मिसाइल बनाने वाले साइंसदान की मशीनी आंखें आई मेमोरी कार्ड्स इत्तफाक़ी तौर पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं और इसके बारे में भी सब लाइल है। सबसे ज़्यादा मुझे हैरत इस बात की है कि कॉपरहेड एजेंसी का मेन एजेंट डार्क मैन पाकिस्तान में मौजूद है और इसकी आमद की मुझे खबर तक नहीं हुई। इमरान ने होंठ काटते हुए कहा। अगर डाकमैन अभी पाकिस्तान मौजूद है तो इसे तलाश किया जा सकता है। वो अगर हमारे हाथ लग जाए तो हम इन सब बच्चों को इसराइल ले जाने से रोक सकते हैं जिनकी मशीनी आंखों में आई मेमोरी कार्ड्स हैं। हम इन कार्ड्स को निकाल कर न सिर्फ इसराइल डॉक्टर हैरिस को एम के मिसाइल का फार्मूला हासिल कर सकते हैं, बल्कि हमें इस लेबोरेटरी के बारे में भी सारी मालूमात मिल सकती है जो डॉक्टर हैरिस ने अपनी ज़रूरत के लिए इन आई मेमोरी कार्ड में फीड कर दी थी। हमें लेबोरेटरी का इल्म हो जाए तो हम इसराइल अपनी टीम भेजकर इस लेबोरेटरी को उड़ा भी सकते हैं जहां दुनिया मुस्लिम को हलाक करने के लिए मिसाइल बनाए जा रहे हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। डाकमैन के बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बेहद चालाक और काया आदमी है जो इंतहाई खामोशी से काम करता है। वो जिस खामोशी से यहाँ आया था, हो सकता है अब तक इन बच्चों को या फिर इनकी मशीनी आंखों से मेमोरी कार्ड निकाल कर ले जा चुका हो। इमरान ने कहा। हाँ, ऐसा मुमकिन है। न जाने डार्कमैन कब से यहाँ मौजूद है, अब वो यहाँ है या नहीं, इसके बारे में भी हमें बाकायदा तहकीकात करनी पड़ेंगी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुम डार्कमैन की पाकिस्तान में मौजूदगी की तहकीकात कराओ, इसका आसान तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम 4-5 रोज़ पहले आने वाले इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के पैसेंजर्स के बारे में मुतअल्लिका हुकाम से मालूमात हासिल करो और फिर इन तमाम अफराद की तस्वीर जिनके कद लंबे, जिस्म मजबूत हो और वो सियाह फाम हो, इनके डाटा तस्वीर के साथ मास्टर कंप्यूटर में फीड कर दो। फिर मालूमात मुहैया करने वाले इंटरनेशनल क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से डार्कमैन का डाटा और उसकी तस्वीर हासिल करो और फिर ये सब कुछ भी मास्टर कंप्यूटर में फीड कर दो। उसके बाद जब तुम पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्कियों का डाटा और तस्वीर आपस में मैच करोगे तो मास्टर कंप्यूटर से तुम्हें फ़ौरन पता चल जाएगा कि डार्कमैन कब पाकिस्तान आया था। इसका मुकम्मल डाटा कंप्यूटर में फीड होगा तो वो किसी भी मेकअप में हो क्यों ना हो, उसका इल्म हो जाएगा। मैं तब तक ये मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन से पाकिस्तानी बच्चे हैं जिनका पिछले दिनों एक्रीमा के अस्पताल में इलाज कराया गया और इन्हें मसनूई मशीनी आंखें लगाई गई हैं। चूँकि एक्रीमा ले जाकर मशीनी आंखें लगवाना इंतहाई महंगा होता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के 100-125 अफराद ही ऐसे होंगे जो इतनी बड़ी बड़ी रकमें खर्च कर सकते होंगे, वरना आम आदमी तो इलाज कराने के लिए पाकिस्तान किसी सरकारी अस्पताल में ही चले जाएं तो इनके सारे कसब निकल जाते हैं। इमरान ने कहा। बच्चों के बारे में मालूमात तो आपको महकमा सेहत से ही मिल जाएंगे, क्योंकि बैरून मुल्क इलाज कराने के लिए जाने वालों को महकमा सेहत से एनओसी लेना ज़रूरी होता है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। पहले हमारे पास कोई केस नहीं था, अब एक साथ कई केस सामने आ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पहले किस पर काम किया जाए। एक केस इन बच्चों का है जिन्हें इसराइल एजेंसी अगवा करना चाहती है। दूसरा कॉपरहेड एजेंसी के ताकतवर खतरनाक एजेंट डॉकमैन का है जो पाकिस्तान मौजूद हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा और अहम केस इसराइल मौजूद इस लेबोरेटरी का है जम के मिसाइल तैयार किए जा रही है। अगर हम फौरी तौर पर इस लेबोरेटरी को तबाह करने के लिए इसराइल रवाना होते हैं तो फिर यहाँ डार्कमैन को संभालने वाला कोई नहीं होगा। अगर बच्चों तक पहुंच गया तो इस वफाक एजेंट से बईद नहीं कि बच्चों की मशीनी आंखों से आई मेमोरी कार्ड निकालने के बाद उन्हें हलाक ही कर दे। इमरान ने सोचते हुए अंदाज में कहा। आपको सबसे पहले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करना चाहिए। इन बच्चों की मशीनी आंखें में जो आई मेमोरी कार्ड फीड है वो मिल जाए तो आपको इसराइल जाकर एम के मिसाइल तैयार करने वाली लेबोरेटरी को तलाश करने के लिए दरबदर नहीं होना पड़ेगा। इन आई कार्ड से हमें मिसाइलों का फार्मूला भी मिल जाएगा।
हो सकता है कि इस फार्मूले को देखकर पाकिस्तानी साइंसदान इन मिसाइलों के लिए एंटी मिसाइल बना ले, जिससे हम पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे मुस्लिम ममालिक को भी एम के मिसाइलों से बचा सके। और फिर डॉकमैन भी एजेंट है, जो पकड़ा जाए या फिर हलाक कर दिया जाए तो इससे इसराइल एजेंसी कॉपरहेड को शदीद धचका पहुंचेगा। डॉकमैन के हाथ फलस्तीन समेत कई मुल्कों के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे सफाक इंसान को तो जिस कदर जल्द मुमकिन हो उसके अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, डॉकमैन को वाकई जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो बेशुमार बेगुनाह मुसलमानों का कातिल है और मुस्लिम ममालिक समेत पाकिस्तान में भी कत्ल करने वाले की सजा मौत होती है। इमरान ने घबराहट भरे लहजे में कहा कि इस बच्चे का ताल्लुक भी तो इन बच्चों से नहीं जिसकी आंखें हादसाती तौर पर जाया हो गई थी और इनका क्रीमे में इलाज कराया गया था और इन्हें मशीनी आंखें लगा दी गई थी। ब्लैकजो ने अचानक कहा, किस बच्चे की बात कर रहे हो? इमरान ने चुप कर कहा। वो चूंकि एम के मिसाइलों कॉपरहेड और डार्कमैन के ख्याल में उलझा हुआ था, इसलिए उसे समझ नहीं आई थी कि ब्लैक जीरो किस बच्चे की बात कर रहा है। मैं सेठ दाऊद के बेटे शहरयार की बात कर रहा हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। ओ तुम ठीक कह रहे हो, सेठ दाऊद वाकई अपने सारे खानदान का इलाज बैरून मुल्क करा सकता है। मैं अभी मालूम करता हूँ। अगर वाकई सेठ दाऊद के बेटे की एक आंख मशीनी है तो फिर इसके बेटे को कॉपरहेड एजेंसी ने ही अगवा कराया होगा, इमरान ने कहा। और उसने फौरन जेब से सेल फोन निकाला और नंबर प्रेस करने लगा। ये सेठ दाऊद बोल रहा हूँ, राब्ता मिलते ही एक अफसरदा और भराई हुई आवाज सुनाई दी। सेठ दाऊद, मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस के ऑफिस से सुप्रिटेंडेंट व्यास बोल रहा हूँ। मैं आपके बेटे की बाजियाबी के सिलसिले में काम कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ मालूमात दरकार है। अगर आप मेरे साथ ताउन करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जल्दी आपके बेटे को आपके पास ले आऊंगा, इमरान सुपर फ्याज के लहजे में कहा। उसे चूंकि सुपर फ्याज से सेठ दाऊद का पर्सनल नंबर ले लिया था, इसलिए उसने सुपर फ्याज को कॉल करने के बजाय डायरेक्ट सेठ दाऊद को कॉल की थी। ठीक है, मैं आपके साथ मुकम्मल ताउन करूंगा। बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, सेठ दाऊद ने उसी अंदाज में कहा। क्या आपके बेटे की एक आंख किसी हादसे में जाया हो गई थी, इमरान ने पूछा। जी हाँ, ये 2 माह पहले की बात है। शबे बारात में मेरा बेटा आतिशबाजी कर रहा था कि एक रॉकेट चलाते हुए उसकी एक आंख मुकम्मल तौर पर जाया हो गई थी। रॉकेट उसके चेहरे के पास आकर फट गया था। इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। वक्ती तौर पर तो उसका इलाज हो गया था, लेकिन उसकी आंख मुकम्मल तौर पर जाया हो गई थी, शेख दाऊद ने जवाब देते हुए कहा। तो क्या आपने अपने बेटे की आंख का इलाज एक्रीमिया में कराया था, जहाँ उसे मशीनी आंख लगाई गई थी, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई कि मेरे बेटे की एक आंख मस्तूई है, शेख दाऊद ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान की आंखों में चमक आ गई। मालूमात हासिल करने के हमारे अपने ज़राए भी होते हैं जनाब। आप चंद मज़ीद सवालात के जवाब दें जिसके लिए आपको ममनून होगा, इमरान ने कहा। फरमाए, सेठ दाऊद ने कहा। क्या आपने अपने बेटे की स्पेशल मशीन आंख लगवाई है जिसके लेंसेज के जरिए मखसूस मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, इमरान ने पूछा। जी हाँ, एक्रीमा में मुझे इस सहूलत के बारे में बताया गया तो मैंने अस्पताल वालों को स्पेशल मशीनी आई लगाने का ही कहा था, सेठ दाऊद ने कहा। क्या मुझे अस्पताल का नाम बता सकते हैं जहाँ एक्रीमा में आपने अपने बेटे की मसनूई आई लगवाई थी, इमरान ने कहा। उसका नाम सुपर आई अस्पताल है। यह अस्पताल एक्रीमिया के रियासत फ्लोरिडा में है और जिस डॉक्टर ने मेरे बेटे को मसनूई मशीनी आंख लगाई थी उसका नाम डॉक्टर ग्रेसन है, सेठ दाऊद ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब ये बताएं कि आपके बेटे के अलावा भी इस अस्पताल में पाक एशिया से जाने वालों बच्चों को मशीनी आंख लगाई गई थी, इमरान ने पूछा। हाँ, सुना तो था कि अस्पताल मेरे बेटे की तरह 3 और पाक एशियाई बच्चे भी थे जिनकी आंखें मुख्तलिफ हादसात में ज़ाया हो गई थी और उन्हें भी वहाँ मशीनी आंख लगाने के लिए लाया गया था, सेठ दाऊद ने कहा। क्या आपको मालूम है कि वो बच्चे कौन थे और उनके वालिदैन के नाम क्या हैं, इमरान ने पूछा। इनमें से एक शख्स को मैं जानता हूँ जिसके बेटे का एक्रीमिया के अस्पताल में इलाज हो रहा था। बाकी 2 के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं, सेठ दाऊद ने कहा। ओके, आपको जिसके बारे में जानते हैं उसी का नाम बता दें, बाकी के बारे में मैं खुद मालूम कर लूंगा, इमरान ने कहा। जिस शख्स के बेटे का एक्रीमिया मेरे बेटे के साथ इलाज किया गया था वो डेली शॉप न्यूज़ का चीफ रिपोर्टर अब्बास ए रिजवी है, सेठ दाऊद ने जवाब दिया। ओह ठीक है, आप फिक्र न करें, मैं जल्द से जल्द आपके बेटे को बाजियात कराने की कोशिश करूंगा, इमरान ने कहा। और फिर उसने सेठ दाऊद से चंद मजीद बातें करके फोन बंद कर दिया। ओहो, ये बात है, सेठ दाऊद के बेटे का अगवा जाती दुश्मनी या फिर अगवा बराए तवान के लिए नहीं किया गया है, बल्कि इसे अगवा करने में इसराइल एजेंटों का हाथ है जो सेठ दाऊद के बेटे की आई बॉल से वो मेमोरी कार्ड हासिल करना चाहता है जिसमें एम के मिसाइल का फार्मूला और इस मिसाइल की फैक्ट्री और लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात मौजूद है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। जी हाँ, व्हाइट रोज के कहने के मुताबिक ये मालूमात एक आई मेमोरी कार्ड में नहीं बल्कि 4 आई मेमोरी कार्ड्स में मौजूद है और वो चारों आई मेमोरी कार्ड्स पाकिस्तानी बच्चों के मशीनी आई बॉल्स में ही लगाए गए हैं, ब्लैक जीरो ने कहा।
एक बच्चा तो सेठ दाऊद का है और दूसरा बच्चा डेली शॉप न्यूज के चीफ रिपोर्टर अब्बास ए रिजवी का बेटा है। इसके अलावा 2 बच्चे और हैं जिनके बारे में हमें पता करना होगा कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। इससे पहले कि डार्क मैन या कॉपर हेड का कोई और एजेंट इन बच्चों तक पहुंचे, हमें इन बच्चों को उनसे बचाना होगा और उनके मशीनी आई बॉल से मेमोरी कार्ड्स हासिल करने होंगे जिनमें हसास मालूमात मौजूद हैं। इमरान ने सोचते हुए अंदाज में कहा, मेरे पास चीफ रिपोर्टर अब्बास ए रिजवी का नंबर मौजूद है। आप कहें तो मैं उससे बात करूं ताकि वो फौरी तौर पर अपने बेटे की हिफाजत का बंदोबस्त कर सके। ब्लैक जीरो ने कहा, मेरी बात कराओ उससे। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाया और फिर मैं इस पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाकर वो इसके नंबर प्रेस करने लगा। जैसे दूसरी तरफ बेल बजने की आवाज सुनाई दी, ब्लैक जीरो ने रिसीवर इमरान की जानिब बढ़ा दिया और इमरान रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक रंधी हुई आवाज सुनाई दी और इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। रूंधी हुई आवाज सुनकर इसे अंदाजा हो गया था कि अब्बास रिजवी के साथ भी सानिया पेश आ चुका है। इससे इमरान ने कुछ कहे बगैर कान से रिसीवर उठाया और क्रेडिल पर रख दिया। क्या हुआ, किसने फोन नहीं उठाया क्या? ब्लैक जीरो ने पूछा। उठाया था, मैंने खुद ही बात नहीं की है, इमरान ने जवाब दिया। क्यों? ब्लैक जीरो ने हैरानी से पूछा। लगता है कि इसराइल एजेंटों ने वहां भी काम दिखा दिया है और इबास ए रिजवी के बेटे को भी अगवा कर लिया गया है। इमरान एक और उसने इबास ए रिजवी को रुंधी हुई आवाज के बारे में ब्लैक जीरो को बता दिया। कोई और भी मसला हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि इबास ए रिजवी बेटे के गम में रो रहा हो। ब्लैक जीरो ने कहा, मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। अगर तुम्हें शक है तो तुम बात कर लो, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, आपको यकीन है तो फिर मुझे कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई अंदाजा आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि आपको इबास रिजवी से बात कर लेनी चाहिए थी। जिस तरह से सेठ दाऊद से इबास रिजवी का बेटे का पता चला है, इस तरह से हो सकता है कि इबास रिजवी भी इन 2 अफराद के बारे में कुछ जानता हो जिनकी आंखों का इलाज यकीन में कि उसे अस्पताल से कराया गया था। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी इबास रिजवी सहाफी है, सहाफी से ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती। इसे जरूर मालूम होगा कि वो 2 बच्चे कौन है जिनकी आंखों का इलाज एक्रीमा में कराया गया था। इमरान ने कहा, फिर मिलाओ नंबर? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ मिलाओ, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो एक बार फिर इबास रिजवी के नंबर मिलाना शुरू हो गया। इमरान के चेहरे पर हनूज गहरी संजीदगी छाई हुई थी और वह गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। अपना पिस्टल फेंक दो वरना मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा, बदमाश ने कराहट बड़े लहजे में कहा और जोले ने एक तवील सांस लेते हुए हाथ में पकड़ा हुआ मिनी पिस्टल साइड सीट की तरफ उछाल दिया। गुड, अब कार से निकलो जल्दी, बदमाश ने कराते हुए कहा और मशीन पिस्टल लिए तेजी से पीछे हट गया ताकि जोलिया अचानक कार का दरवाजा खोले तो वह दरवाजे की जिद में ना आ जाए। पीछे हटकर भी उसने मशीन पिस्टल का रुख जोले की जानिब ही कर रखा था। जोले ने एक तवील सांस लिया और फिर वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। बदमाश की आंखें सुर्ख थी, इसकी फ्रेंच कट दाढ़ी थी और वो शक्ल से ही छटा हुआ बदमाश दिखाई दे रहा था। कौन हो तुम और मेरा ताक़ुब क्यों कर रही हो? बदमाश ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और बच्चे को अगवा करके कहाँ ले जा रहे हो? चोलिया ने बेखौफी से कहा। कौन सा बच्चा? किस बच्चे की बात कर रही हो तुम? बदमाश ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। उसके चेहरे पर अय्यारी और मकारी के तासुरात देखकर चोलिया एक तवील सांस लेकर रह गई थी। मैं इस बच्चे की बात कर रही हूँ जिसे तुम लेकर भाग रहे थे और मेरी कार से टकराते टकराते बचे थे। और फिर तुम बच्चे को लेकर कार में सवार हो गए थे, जोलिया ने कहा। वो मेरा बच्चा, इसकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं उसे अस्पताल ले जा रहा था, जोलिया ने कहा। शहर से बाहर कौन सा अस्पताल है? जोलिया ने मुंह बनाकर कहा। जो भी है, तुम्हें इससे क्या? तुम कौन होती हो मुझसे ये सब पूछने वाली? बदमाश ने कड़ा कर कहा। मैं इस बच्चे को जानती हूँ, जो तुम्हारा बच्चा नहीं है, डेली न्यूज़पेपर के चीफ रिपोर्टर इब्बास ए रिजवी का है। और मुझे मालूम है कि तुम इस बच्चे को इसकी रिहाइशगाह में जाकर उठाया है और तुमने बच्चे को उठाने के लिए इस रिहाइशगाह के कई मुलाजमिन को भी हलाक कर दिया है, जोले ने कहा। वो इंतहाई खैर महसूस अंदाज से बदमाश की तरफ बढ़ रही थी। अगर तुम इतना सब जानती हो तो फिर तुम्हें जिंदा छोड़ना हमाकत होगी, इसलिए गुड बाय, बदमाश ने कहा और साथ ही उसने मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। चूल्हे की नजर मशीन पिस्टल के ट्रिगर पर थी। जैसे ही बदमाश ने ट्रिगर दबाया, चूल्हे ने फौरन छलांग लगा दी। उसकी छलांग बेहद बुलंद थी। बदमाश की फायरिंग से माहौल बुरी तरह से गूंज उठा था। उसकी चलाई हुई गोली जोलिया के ठीक पैरों के नीचे से गुजरती चली गई। जोलिया किसी परिंदे की तरह उड़ती बदमाश के ऊपर से गुजरती चली गई और फिर वो कलाबाजी खाकर बदमाश के ठीक अकब में आ गई। अकब में आती हुई बिजली किसी तेजी से पलटी। बदमाश भी उसकी तरफ पलटा। उसे अपने पीछे देखकर बदमाश ने एक बार फिर जोलिया पर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे जोलिया की टांग चली और बदमाश के हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा।
इससे पहले कि बदमाश कुछ समझता, जूलिया तेज रफ्तार लट्टू की तरह घूमी और उसकी घूमती हुई एक टांग पूरी कुव्वत से बदमाश के सीने पर पड़ी। बदमाश के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो उछलकर पुश्त के बल सड़क पर गिर गया। जूलिया ने हवा में कलाबाजी खाई और गिरे हुए बदमाश के नजदीक आ खड़ी हुई। उसे अपने नजदीक देखकर बदमाश ने करवट बदली और दोनों टांगे उठाकर जूलिया की टांगों पर मारने की कोशिश की, लेकिन जूलिया फौरन उछले। बदमाश की घूमती हुई टांगे जूलिया के पैरों के नीचे से गुजरती चली गई। चोले ने साइड में आते ही एक जोरदार ठोकर बदमाश के पहलू में मारी। बदमाश को एक जोरदार झटका लगा और वह सड़क से जैसे ही उछलकर ऊपर उठा, जोलिया की टांग फिर चली और बदमाश का जिस्म घूमकर रोल हुआ दूर जा गिरा। उसके मुंह से बेइख्तियार तेज चीख निकल गई थी। जोलिया तेज तेज चलती हुई इस बदमाश के सामने आ खड़ी हुई। उठकर खड़े हो जाओ, जोलिया ने इस तेज नजरों से घूरते फनकारती आवाज में कहा। बदमाश ने सर उठाकर जोलिया की जानिब देखा। उसका चेहरा गज़ब गज़ब से सुर्ख हो रहा था और वो जोलिया को इंतहाई खूंखार नजरों से घूर रही थी। उसने सर और फिर वो जिम्नास्टिक का मुजाहरा करते हुए इंतहाई माहिराना अंदाज में उछलकर खड़ा हो गया। नाम क्या है तुम्हारा? जोलिया ने बदमाश की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई ग़ुस्सैल लहजे में पूछा। तुम्हारी मौत, बदमाश ने कड़ा कर कहा और साथ ही उसने जोलिया की तरफ छलांग लगा दी। छलांग लगाते हुए इस जिस्म हवा में घूमा और रोल होता हुआ बिजली किसी तेजी से जोलिया की तरफ बढ़ा, जैसे पूरी कुव्वत से जोलिया से टकरा जाना चाहता हो। जोलिया अपनी जगह इत्मीनान से खड़ी थी। जैसे ही बदमाश घूमा इसके नजदीक आया, जोलिया एक कदम पीछे हटी और फिर उसने बिजली की सी तेजी से एक टांग पर घूमते हुए एक जोरदार पंच बदमाश की गर्दन के पीछे हिस्से पर मार दिया। बदमाश का घूमता हुआ जिस्म पलटा तो जोलिया उछली और उसकी दोनों टांगें नीचे से पूरी कुव्वत से बदमाश के ऐन सीने पर पड़ी। बदमाश के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो बुरी तरह रोल होने वाले अंदाज में पलटियां खाता हुआ कमर के बल सड़क पर गिरा। सड़क से टकराते उसे यूं महसूस हुआ जिसको उसकी सारी पसलियां टूटकर उसके जिस्म में घुस गई हो। जोलिया जो हवा में उछली थी वो उल्टी कलाबाजी खाकर पैरों के बल नीचे आई ही थी। देखते लगा, छूटकर तेज तेज चलती उसकी तरफ आ रही थी। इसे अपनी तरफ आते देखकर बदमाश ने फौरन मशीन पिस्टल उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि मशीन पिस्टल का रुख जोलिया की जानिब करके फायर करता, जोलिया ने उस पर छलांग लगा दी। जोलिया की सर की टक्कर पूरी कुव्वत से बदमाश के पहलू पर पड़ी और बदमाश चीखता हुआ उछलकर साइड में जा गिरा। उसने गिरते मशीन पिस्टल का रुख जोलिया की जानिब किया और ट्रैगर दबाया। थरथराहट हुई और कई गोलियां जोलिया के सर के ऊपर से गुजरती चली गई। जोलिया दौड़ते दौड़ते छलांग लगाई और गिरे हुए बदमाश के ऊपर से गुजरती हुई उसके साइड में पहुंच गई। बदमाश ने पलटकर उस पर गोलियां बरसाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिजली की सी तेजी से उसके हाथ पर झपटा मारा और किसी चील की तरह उसके हाथों से मशीन पिस्टल झपटकर पीछे हटती चली गई। बदमाश लड़की की फुर्ती देखकर साकित रह गया था। अब उठकर खड़े हो जाओ वरना, जोलिया ने मशीन पिस्टल का रुख उसकी जानिब करते फंकारती आवाज में कहा तो बदमाश का रंग सर्द पड़ गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर जोलिया की तरफ देख रहा था। उठो जल्दी वरना मैं तुम्हें भून कर रख दूंगी, जोलिया ने कहा तो बदमाश सर झटकता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हैरत के साथ अब वहशत के भी तासुरात दिखाई दे रहे थे। वो जोलिया की जानिब इंतहा खूंखार नजरों से देख रहा था। अब बताओ कौन हो तुम और इस बच्चे को अगवा करके कहाँ ले जा रहे थे? इसे अपनी तरफ घूरते देखकर जोलिया ने घबराहट भरे लहजे में कहा। ना बताऊं तो, बदमाश ने बेखौफ लहजे में जोलिया के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल की परवाह न करते हुए कहा। तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जोलिया ने कहा। नाजुक हाथों में गन्ने अच्छी नहीं लगती हैं, लाओ ये गन मुझे दे दो, इसके वजन से कहीं तुम्हारी नाजुक कलाई टूट ना जाए, बदमाश ने उसी अंदाज में कहा और जोलिया का चेहरा लाल भभूका होकर रह गया। मैं नाजुक अंदाम नहीं हूँ समझे तुम। चलो जल्दी करो, बच्चे को अपनी कार से निकाल कर मेरी कार में डालो वरना मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगी, जोलिया ने इंतहाई त्रस्त लहजे में कहा। सॉरी, मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, बदमाश ने जवाबन सख्त लहजे में कहा। क्यों नहीं कर सकते? वजह, जोलिया ने करा कर कहा। एंडरसन अपनी मर्जी का मालिक है और कोई एंडरसन को किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता, बदमाश ने उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तो तुम्हारा नाम एंडरसन है? जोलिया कराई। हाँ मैं एंडरसन हूँ और अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ये गन मुझे दो और जहाँ से आई है चुपचाप वापस चली जाओ, एंडरसन ने जोलिया की तरफ तेज नजरों से देखते हुए सख्त लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर जोलिया का गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा एंडरसन कि बच्चे को मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें हलाक करके भी इस बच्चे को हासिल कर सकती हूँ, जोलिया ने कहा। ठीक है तो चलाओ गोली, देखता हूँ तुम्हें गन चलानी आती भी है या नहीं,
एंडरसन ने बेखौफी से कहा। जूलिया चंद लम्हे उसकी जानिब गौर से देखती रही। फिर उसने मशीन पिस्टल का रुख एंडरसन की टांगों की जानिब किया और फिर उसने मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। जैसे जूलिया ने ट्रिगर दबाया, एंडरसन ने बिजली किसी तेजी से अपनी जगह छोड़ दी। उसने हवा में छलांग लगाई थी। मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियां ठीक इसी जगह पड़ी जहां एक लम्हा कबल एंडरसन मौजूद था। उसे उछलता देखकर जोले ने मशीन पिस्टल का रुख उसकी जानिब किया ही था कि एंडरसन ने कलाबाजी खाते हुए जेब में हाथ डाला और कोई चीज निकालकर जोले की जानिब उछाल दी। जोला की नजर जैसे एंडरसन की फैली हुई चीज पर पड़ी, वो बुरी तरह से उछल पड़ी। वो हैंड ग्रेनेड था। हैंड ग्रेनेड पर नजर पड़ती जोले ने फौरन छलांग लगाई और उल्टी कलाबाजी खाती चली गई। इसी लम्हे एक जोरदार धमाका वो उल्टी कलाबाजियां खाती हुई जोलिया को जोरदार झटका लगा और वो उछलकर पीछे मौजूद अपनी कार से टकराई। जोलिया की हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगी। उसे हैंड ग्रेनेड से तो नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन वो जिस तरह अपनी कार से टकराई थी इसकी हड्डियां कड़कड़ा उठी थी। जोलिया के सामने आग का एक अलाव सा रोशन हो चुका था, जिससे उसकी आंखों में सुर्खी सी भर गई थी। चंद ही लम्हों में जोलिया की आंखों के सामने छाई हुई सुर्खी दूर हो गई। जोले की आंखों से जैसी सुर्खी खत्म हुई और उसकी आंखें देखने के काबिल हुई, तो वो ये देखकर एक तवील सांस लेकर रह गई कि एंडरसन उसके सामने खड़ा था और धमाके से उछलकर कार से टकराने की वजह से जोले के हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर गिर गया था और वो मशीन पिस्टल अब एंडरसन के हाथ में दिखाई दे रहा था। बहुत तेज तरार हो तुम लड़की, हैंड ग्रेनेड से इस तरह बच निकलना आम इंसानों के बस की बात नहीं होती। तुम तो इंतहाई महारत का सबूत दिया है, जिससे जाहिर होता है कि तुम इंतहाई तरबियत याफ्ता हो, और तरबियत याफ्ता अफराद का ताल्लुक या तो जराइम पेशा अफराद से होता है या फिर सरकारी एजेंसियों से। तुम मेरे किसी भी वक्त खतरे का बायस बन सकते हो, इससे तुम्हारी हलाकत बहुत जरूरी है। एंडरसन ने करक लहजे में कहा। इससे पहले कि जोलिया कुछ कहती उसी लम्हे एंडरसन ने फायरिंग कर दी। मशीन पिस्टल में शायद आखिरी 2 गोलियां रह गई थी, क्योंकि 2 ही धमाके हुए थे। इसे ट्रिगर दबाते देखकर जोलिया ने साइड में होने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे अपने जिस्म में गर्म सलाखें घुसती हुई महसूस हुई। जोलिया के मुंह से ना चाहते हुए भी इंतहाई अजियतनाक चीख निकल गई थी। वो बुरी तरह से तड़पने लगी। चंद लम्हे वो तड़पती रही, फिर उसके ज़हन में अंधेरे का जलवा होना शुरू हो गया था। जोलिया को अपने कानों में तेज सीटों की आवाजें सुनाई देने लग गई थी। उसने सर उठाकर इस तरफ देखना चाहा जहां एंडरसन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जगलग अंधेरा आ गया और फिर उसका सर झुकता हुआ सड़क पर लगता चला गया था। छोले के कान में बजने वाली सीटों की आवाजें तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में मुकम्मल तौर पर अंधेरा भर गया था, जो शायद ना खत्म होने वाला मौत का अंधेरा था। टॉम ने जेल सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम के बारे में खासी मालूमात हासिल कर ली थी। सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम की एक ही बेटी थी, जिसका नाम फरजाना नवाज था। टॉम को इस लड़की को अगवा करने का टास्क दिया गया था। टॉम की कोशिश थी कि सुपरिटेंडेंट की बेटी को स्कूल जाते वक्त या फिर स्कूल से वापसी पर किसी मखसूस पॉइंट पर अगवा करे। इससे मुनासिब मौके की तलाश में टॉम स्कूल जाते और वापस आते हुए फरजाना नवाज की गाड़ी का ताक़ुब करने लगा। उसके साथ उसके क्लब के चंद गुंडे भी होते थे, ताकि फरजाना अगर मुसल्लह अफराद की निगरानी में भी बाहर आए तो उन्हें रास्ते में घेरा जा सके और इस लड़की को छीनकर आसानी से निकला जा सके। सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम अपनी बेटी को बहुत कम घर से निकलने देता था। उसकी रिहाइश गाह में कई सिक्योरिटी गार्ड्स थे और चूंकि रिहाइश गाह के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी कैमरे नस्ब थे, इससे टॉम रिहाइश गाह में घुसकर अपनी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहता था जिससे वो अपने पीछे कोई सुराग छोड़ दे। टॉम के पास अब चंद घंटे बाकी थे। बॉस ने इसे भी दूसरे साथियों की तरह लड़की को अगवा करने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया था। टॉम क्लब के गुंडों के साथ इस वक्त सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम की रिहाइश गाह की निगरानी कर रहा था। सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम की रिहाइश का ऑफिसर्स कॉलोनी में थी, जहां आम अफराद का दाखिला ममनू था, लेकिन टॉम अपनी कोशिशों से अपने 4 साथियों को लेकर न सिर्फ ऑफिसर्स कॉलोनी में दाखिल हो चुका था, बल्कि उसने सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम के सामने वाली रिहाइश गाह पर भी कब्जा कर लिया था, ताकि सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम की रिहाइश गाह पर मुस्तकिल नजर रख सके। टॉम और उसके साथी रिहाइश गाह के बलाई हिस्से में थे, जहां से वो सुपरिटेंडेंट की रिहाइश गाह पर आसानी से नजर रख सकते थे। सुपरिटेंडेंट की रिहाइश गाह के फ्रंट पर एक बड़ा लॉन था। घर के अफराद शाम के वक्त वहीं बैठकर शाम की चाय पीते थे। इस वक्त भी वो सब लॉन में रखी हुई कुर्सी पर बैठे हुए थे। टॉम रिहाइश गाह की बलाई मंजिल पर एक कमरे की खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखों पर दूरबीन लगी हुई थी, जिससे सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम की रिहाइश गाह का जायजा ले रहा था। उसकी नजरें लॉन में खिलती हुई 14-15 साल की एक लड़की पर जमी हुई थी, जो उसका टारगेट थी। लॉन में 8 अफराद मौजूद थे। इसके अलावा लॉन में एक बावर्दी मुसल्ला गार्ड भी मौजूद था। गेट के पास भी 2 मुसल्ला गार्ड मौजूद थे। इस तरह एक गार्ड रिहाइश गाह की छत पर था और एक गार्ड गेट के बाहर पहरा दे रहा था। वक्त गुजरता जा रहा है। अगर मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इस लड़की को अगवा ना किया तो बॉस मुझे मिशन में नाकाम करार देकर सजा दे सकता है। सुपरिटेंडेंट अंजुम नवाज की फैमिली और ये लड़की तो रिहाइश गाह से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है कि मुझे अपनी कार्रवाई रिहाइश गाह के अंदर ही जाकर करनी पड़ेगी। टॉम ने बड़बड़ाते हुए कहा। चल हमें वो माहौल का जायजा लेता रहा, फिर उसे तवील सांस लेते हुए आंखों से दूरबीन हटाई और उसे साइड पर रखती हुई तपाई पर रख दिया।
ऑस्कर टॉम ने कमरे में मौजूद अपने एक साथी को आवाज देते हुए कहा, जो एक तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। टॉम की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। यस यस बॉस, ऑस्कर ने खुद को फौरन संभालते हुए कहा। कर्स को बुलाओ, टॉम ने कहा। यस बॉस, कर्स ने जवाब दिया। अभी वो उठकर तेज तेज चलता हुआ कमरे से निकलता चला गया। उसके जाते ही टॉम ने एक बार फिर दूरबीन उठाई और दोबारा सुपरिटेंडेंट नवाज अंजुम की रिहाइशगाह में देखना शुरू कर दिया। आपने मुझे बुलाया था बॉस। 6 लम्हों के बाद एक मुअद्दबाना आवाज आई तो टॉम ने दूरबीन एक तरफ रखी और पलट कर देखने लगा। उसके पीछे एक लंबा तिरंगा और मजबूत जिस्म का मालिक नौजवान बड़े मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा था। उसके कांधे में मशीन गन लटक रही थी। हाँ, टॉम ने इस्पात में सर हिलाकर कहा। हुक्म बॉस, नौजवान ने जिसका नाम कर्ज था कहा। मुझे तो ये लड़की रिहाइशगाह से निकलती दिखाई नहीं दे रही है। हमारे पास वक्त भी कम है। तुम बताओ, इस लड़की को अगवा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टॉम ने क्रिस की जानिब गौर से देखते हुए कहा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि बॉस, हमें इस रिहाइशगाह पर हमला कर देना चाहिए। रिहाइशगाह में 6 मसाला घाट मौजूद है। इन्हें खत्म करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा और हम रिहाइशगाह में दाखिल होकर साइंस से इस लड़की को उठा लाएंगे, क्रिस ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन रिहाइशगाह में जो खुफिया सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, इनमें से हम कैसे बचेंगे? अगर हम रिहाइशगाह में गए तो इन कैमरों के जरिए हमें साइंस से पकड़े भी जा सकते हैं, टॉम ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर हम रिहाइशगाह में स्याह लिबास पहनकर और चेहरों पर स्याह निकाब लगा कर दाखिल होंगे तो सिक्योरिटी कैमरे में हमारे चेहरे नहीं आएंगे बॉस। नकाब के पीछे कौन था, इस बात का किसी को कुछ मालूम नहीं हो सकेगा, क्रिस ने कहा। मेरी मालूमात के मुताबिक इस रिहाइशगाह में जो सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, वो नकाब के पीछे छुपे हुए चेहरों को भी आसानी से देख सकते हैं और इन खसूसी कैमरों की मदद से मेकअप शुदा चेहरे भी जाहिर हो जाते हैं, टॉम ने कहा। ओह, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बॉस, वरना ऐसा ना करता, क्रिस ने कहा। अब तो तुम्हें सारी हकीकत का पता चल गया, अब बताओ क्या करे, टॉम ने पूछा। इसका तो अब एक ही हल है बॉस, क्रिस ने जवाब दिया। क्या हल है बताओ, टॉम ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। हमारे पास टीएस बम है। हम इन बमों को रिहाइशगाह में फेंक देते हैं। टीएस बमों से रिहाइशगाह के हर हिस्से में स्याह धुआं भर जाएगा। धुएं की वजह से एक तो रिहाइशगाह के तमाम अफराद बेहोश हो जाएंगे और दूसरा ये कि कैमरे में धुएं भी छुप जाएंगे और ऐसी तस्वीरें नहीं बना सकेंगे, क्रिस ने कहा। मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था, लेकिन टीएस बम जहरीला धुआं पैदा करते हैं। इस धुएं से सेहतमंद इंसान तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन बच्चों और बाज इंसानों पर जहरीले धुएं के मुज़र असरात मुरतब कर देते हैं। रिहाइशगाह में छोटे बच्चे भी हैं, वो सब जहरीले धुएं से हलाक भी हो सकते हैं। मुझे इन बच्चों को हलाकत से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इनमें वो लड़की भी शामिल है जिसे हमने अगवा करके ले जाना है। अगर वो टीएस बम के धुएं से हलाक हो गई तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, टॉम ने कहा। इस लड़की को हम अगर टीएस का एंटी दे दें तो वे जहरीले धुएं के असर से बच जाएगी बॉस, क्रिस ने कहा। नॉनसेंस, लड़की को टीएस का एंटी हम इसी सूरत में दे सकते हैं जब वो हमारे पास हो। अगर वो हमारे पास होती तो हमें कोई ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ती, टॉम ने मुंह बनाकर कहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस लड़की को दूर से ही टीएस का एंटी दे सकते हैं बॉस, क्रिस ने कहा। वो कैसे, टॉम ने चूक कर पूछा। हमारे पास नीडल थ्रो गनें भी मौजूद हैं। नीडल थ्रो गनों से हम ऐसे 100 मीटर से भी ज्यादा रेंज पर मौजूद अफराद को हिट कर सकते हैं। अगर हम टीएस का एंटी किसी नीडल पर लगाकर इस नीडल को थ्रो गन से फायर करें और वो सुई इस लड़की को लग जाए तो उसके जिस्म पे टीएस का एंटी सरायत कर जाएगा। जैसे उसे एंटी लगेगा, हम रिहाइशगाह में टीएस के बम फेंक देंगे और फिर रिहाइशगाह में गैस मास्क लगाकर दाखिल हो जाएंगे और इस लड़की को उठा कर ले आएंगे, क्रिस ने कहा। ओह हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक कबाहत है, टॉम ने कहा। कैसे कबाहत बॉस, क्रिस ने पूछा। नीडल थ्रोगन से निडल्स ज्यादा से ज्यादा 120 मीटर तक फायर की जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, जबकि सुपरिटेंडेंट की रिहाइशगाह इस रिहाइशगाह से 200 मीटर के फासले पर है और फिर वो लड़की जिस लॉ में मौजूद है वो तकरीबन 220 मीटर पर है। हमारे लिए नीडल थ्रोगन इस लड़की का निशाना बनाना नामुमकिन होगा, टॉम ने कहा। यस बॉस, इतनी दूर तक नीडल थ्रोगन काम नहीं करेगी, क्रिस ने कहा। तो फिर कोई और तरीका सोचा? मैं 2 घंटों के अंदर अंदर इस लड़की को यहाँ से निकाल कर ले जाना है, टॉम ने कहा। तो क्रिस सोच में डूब गया। बॉस, ये रिहाइशगाह सुपरिटेंडेंट जेल की रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने मौजूद है, अचानक क्रिस ने कहा। तो टॉम चुप कर उसकी जानिब देखने लगा। हाँ, तो फिर टॉम ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। ये आपस में रिश्तेदार हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे के हमसाए तो हैं और हमसाए का एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता है, क्रिस ने कहा। हाँ बिल्कुल, टॉम ने कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की जिसे हमने अगवा करके ले जा रहा है किसी तरह इस रिहाइशगाह में आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम उसे लेकर यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, क्रिस ने कहा। वो लड़की यहाँ कैसे आएगी, टॉम ने क्रिस की बात ना समझते हुए अंदाज में कहा। हमने इस रिहाइशगाह के तमाम अफराद को जरगमाल बना रखा है। अगर हम इस घर की किसी औरत को जिसका सामने वाले घर में ज्यादा आना जाना हो मजबूर करे तो सुपरिटेंडेंट जेल की बीवी और लड़की को किसी न किसी बहाने से यहाँ ला सकती है, क्रिस ने कहा। तो फिर अहमकाना बातें कर रहे हो क्रिस। अगर हमने यहाँ मौजूद किसी भी फर्द को सुपरिटेंडेंट जेल की रिहाइशगाह में भेजा तो क्या वो उन्हें हमारे बारे में बता नहीं देगी,
टॉम ने इसे तेज नजर से देखते हुए कहा, बॉस वो औरत या उसका कोई फर्द फोन करके भी तो उन्हें यहाँ आने के लिए कह सकता है। क्रिस ने कहा तो टॉम पे इख्तियार उछल पड़ा। तुम ठीक कह रहे हो क्रिस, वाकई इस घर का कोई फर्द किसी भी बहाने से इस बच्चे को इस घर में बुला सकता है। इस घर में भी इस उम्र के बच्चे मौजूद है जिस उम्र के सुपरिटेंडेंट के बच्चे हैं। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, टॉम ने खुश होते हुए कहा तो क्रिस की आंखें चमक उठी। मैं इस रिहाइश का किसी फर्द को यहाँ लाता हूँ जिसको सुपरिटेंडेंट जेल से ज्यादा मेल मिलाप हो। क्रिस ने कहा, नहीं, किसी को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें किसी एक कमरे में जमा करो, मैं खुद उनसे बात करूंगा। टॉम ने कहा तो क्रिस ने इस बात में सर हिलाया और मुड़कर तेज तेज चलता हुआ कमरे से निकलता चला गया। टॉम ने एक बार फिर दूरबीन उठाकर सुपरिटेंडेंट जेल की रिहाइशगाह के लॉन में इस लड़की को देखा जो बदसूर एक फुटबॉल से लॉन में खेलती फिर रही थी। कुछ देर के बाद क्रिस दोबारा अंदर आ गया। मैंने इन सबके कमरे में जमा कर दिया है, अब आप उनसे बात कर सकते हैं, क्रिस ने कहा तो टॉम ने इस बात में सर हिला दिया। चलो, टॉम ने कहा और फिर वो दोनों तेज तेज चलते हुए कमरे से निकल गए। कमरे से निकलकर वो जीनों की तरफ बढ़े और फिर जीने उतरते हुए रिहाइशगाह के निचले हिस्से में आ गए और फिर किसी से मुख्तलिफ रास्तों से लेता हुआ एक बड़े कमरे में आ गया जो सिटिंग रूम था। सिटिंग रूम में 7 कुर्सियां पड़ी हुई थी जिनमें 14 से 18 साल के 3 बच्चों में, जिनमें 2 लड़कियां और एक लड़की, इनके साथ 2 औरतें और 2 मर्द बंधे हुए बैठे थे। इनमें एक मर्द एक औरत उदय उम्र थे, जबकि एक मर्द और एक उधर जो होलिये से लाजिम दिखाई दे रहे थे कदरे बूढ़े थे। इनके चेहरे पर बेपनाह खौफ दिखाई दे रहा था। इनके सिरों पर 3 मुसल्लह अफराद खड़े थे जिनके हाथों मशीन गन्नें थी। तुम्हारा नाम क्या है? टॉम ने उदेर उम्र मर्द के सामने आते हुए बड़े सख्त लहजे में कहा। प्रोफेसर हसन। मेरा नाम प्रोफेसर हसन है, उदेर उम्र ने लड़ते हुए लहजे में कहा। किस टाइप के प्रोफेसर हो? टॉम ने पूछा। मैं एक मकामी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ाता हूँ, उदेर उम्र ने जवाब दिया। गुड, ये तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं? टॉम ने पूछा तो प्रोफेसर हसन ने इस बात में सर हिला दिया। और ये दोनों तुम्हारे मुलाजमीन मालूम हो रहे हैं? टॉम ने कहा। हाँ, ये दोनों मुलाजमीन हैं, प्रोफेसर हसन ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ओके, ये बताओ कि क्या तुम सुपरिटेंडेंट नवाज को जानते हो? टॉम ने प्रोफेसर हसन की जानिब गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, उनकी रिहाइशगाह हमारी रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने है, प्रोफेसर हसन ने कहा। क्या तुम्हारा और इनका एक दूसरे की रिहाइशगाह में आना जाना है? टॉम ने पूछा। हाँ बिल्कुल, हम एक ही इलाके में रहते हैं और अच्छे हमसायों की तरह एक दूसरे से मिलते रहते हैं, प्रोफेसर हसन ने कहा। उसके चेहरे पर हैरत थी। वो इससे सुपरिटेंडेंट की फैमिली के बारे में ये सब कुछ पूछ रहा था। खुश हो, क्या तुम्हारी बेगम या तुम्हारे बच्चे सुपरिटेंडेंट की बेटी को किसी तरह से यहाँ बुला सकते हैं? टॉम ने पूछा। हाँ, मगर क्यों? तुम सुपरिटेंडेंट साहब की बेटी को यहाँ क्यों बुलाना चाहते हो? इस पर प्रोफेसर हसन की बीवी ने हैरत भरे लहजे में कहा। सवाल मत करो, तुमसे जो पूछा जा रहा है इसका जवाब दो। टॉम के साथी क्रिस ने धारते हुए कहा तो औरत के साथ उधेड़ उम्र और उसके बच्चे बुरी तरह से कांप उठे। हाँ, मैं मिसेस नवाज को बुला सकती हूँ। अगर मैं उससे कहूँ कि अपनी बेटी पंकी को भी यहाँ ले आए तो वो इनकार नहीं करेगी, औरत ने खौफ भरे लहजे में कहा। पिंकी नहीं, फरजाना नवाज की बात करो, सिर्फ फरजाना नवाज की, टॉम ने खड़ा कर कहा। फरजाना का निक नेम पिंकी है, प्रोफेसर हसन की बेटी ने जवाब दिया। ओ भी ठीक है, ये बताओ कि तुम इन दोनों को यहाँ बुलाने के लिए क्या कह सकती हो? टॉम ने मिसेस हसन की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। पहले बताओ कि तुम चाहते क्या हो? हमें जरकवाल बनाकर तुम मिसेस नवाज की बेटी को यहाँ क्यों बुलाना चाहते हो? मिसेस हसन ने डरते डरते पूछा। तुमसे कहा है ना कोई सवाल मत करो, अगर तुम मुझसे कोई सवाल किया तो मैं तुम्हारे बेटे की खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझी तुम? क्रिस ने गरजते हुए कहा तो औरत और ज्यादा सहम गई। मिसेस नवाज चूंकि बाजार कम चाहती थी इसलिए वो अपनी जाती इस्तेमाल की चीजें भी मुझे पैसे देकर मंगवाती हैं। इनकी कुछ चीजें मेरे पास पड़ी हैं, इनमें से चीजें देने के लिए इन्हें यहाँ बुला लूंगी और साथ ही पिंकी को भी यहाँ ले आऊंगी। मिसेस हसन ने डरते डरते जवाब दिया। तुम शायद ये सोच रही हो कि हम पिंकी को यहाँ बुलाकर लाने के लिए तुम्हें सुपरिटेंडेंट नवाज की रिहाइशगाह में भेजेंगे। तुम शायद ये चाहती हो कि तुम्हें यहाँ से जाने का मौका मिल जाए और तुम मदद के लिए इन्हें यहाँ बुला सको, टॉम ने खड़ा कर कहा। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मिसेस हसन ने काम कर कहा। नहीं, तुम्हें मिसेस नवाज से फोन पर बात करनी होगी, फोन पर तुम उसे और उसकी बेटी पिंकी को यहाँ बुलाओगी, समझी तुम? अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो फिर तुम सबको हम गोलियां मार देंगे, टॉम ने कहा तो उसकी सबके रंग उड़ चुके थे। लेकिन प्रोफेसर हसन ने हकलाते हुए कहा, शट अप, अपना मुंह बंद करो। बॉस तुमसे जो कह रहा है सिर्फ तुम वो सुनोगे और इस पर अमल करोगे, समझे तुम? क्रिस ने एक बार फिर धारते हुए कहा तो प्रोफेसर हसन ने सख्ती से होंठ फेंचे जैसे उन्होंने अब कुछ ना बोलने की कसम खा ली हो। क्रिस, टॉम ने कहा। यस बॉस, क्रिस ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। मिसेस हसन का सेल फोन लाओ और इनके सेल फोन से मिसेस अंजुम का नंबर मिलाकर सेल फोन मिसेस हसन के कान से लगा दो। ये कोई बहाना करे लेकिन मिसेस नवाज और उसकी बेटी को यहाँ आना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं इसके शोर बच्चों को गोलियां मार दूंगा। इसे अगर अपने शोर बच्चों की जिंदगी अजीज है तो ये सब कुछ बहाना करके इन्हें यहाँ आने पर मजबूर कर देगी, वरना इसे अपने शोर और बच्चों की लाशें देखना पड़ेंगी। टॉम ने कहा तो मिसेस हसन का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया था। प्रोफेसर हसन और उनके बच्चों के साथ बूढ़े मुलाजमिन के जिस्मों में भी खौफ की वजह से थरथरी दौड़ गई थी।
نہیں نہیں میرے شوہر میرے بچوں کو ہلاک مت کرنا، میری مسز نواز سے بات کرو، میں انہیں یہاں بلا لوں گی، مسز حسن نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کرس نے آگے بڑھ کر ایک طرف میز پر رکھا ہوا ایک سیل فون اٹھایا اور اسے لے کر مسز حسن کے پاس آ گیا۔ کیا یہ تمہارا ہی سیل فون ہے؟ کرس نے پوچھا۔ ہاں جی میرا ہی ہے، مسز حسن نے جواب دیا، چونکہ کرس نے ہی ان سب کے سیل فون چھین رکھے تھے، اس لیے سے معلوم تھا کہ کون سا سیل فون کس کا ہو سکتا ہے۔ مسز نواز کا نمبر بتاؤ، کرس نے اسے انداز میں کہا تو مسز حسن اسے نمبر بتانے لگی اور کرس سیل فون پر نمبر پریس کرتا چلا گیا۔ نمبر پریس کر کے اس نے کالنگ بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے سیل فون پر گھنٹی بجنے کی آواز آئی تو کرس نے آگے بڑھ کر سیل فون مسز حسن کے کان سے لگا دیا۔ اسے سیل فون مسز حسن کے کان سے لگاتے دیکھ کر ٹام نے جیب سے ایک سائلنسر لگا ریوالور نکالا اور اسے لے کر پروفیسر حسن کے نزدیک آ گیا۔ ٹام نے ریوالور پروفیسر حسن کے سر سے لگا دیا۔ ریوالور سر پر لگتے پروفیسر حسن تھڑا کر رہ گیا تھا۔ مسز حسن بھی خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ ہیلو، رابطہ ملتے دوسری طرف سے ایک خاتون کی آواز سنائی تھی۔ رابطہ ملتے کرس نے سیل فون کا لاؤڈر آن کر دیا تھا، وہ سب ان کی باتیں سن سکے۔ ہیلو بھابی، میں مسز حسن بول رہی ہوں، مسز حسن نے دوسری طرف کی آواز سن کر اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے قدرے نارمل انداز میں کہا۔ جی بہن، میں نے آپ کا نمبر دیکھ لیا تھا، فرمائیں آج کافی دنوں بعد یاد کیا ہے آپ نے مجھے؟ دوسری طرف سے کہا۔ کیا؟ بس کچھ مصروفیات تھی، آپ نے کئی روز سے میری خبر نہیں پوچھی، مسز حسن نے نارمل لہجے میں کہا تو ٹام کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ مسز حسن پر موت کا خوف چھایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مسز نواز سے نارمل انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس ایسے ہی گھر کے کام ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اس لیے وقت ہی نہیں ملتا کہ کسی کے گھر جا کر یا فون پر ہی کسی کا حال احوال پوچھا جائے، مسز نواز نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مسز حسن نے کہا۔ بہرحال فرمائیں کیسے یاد کیا مجھے؟ مسز نواز نے پوچھا۔ بھابی کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر آ سکتے ہیں؟ مسز حسن نے کہا۔ خیریت؟ مسز نواز نے پوچھا۔ جی ہاں خیریت ہی ہے، اپنے ذاتی استعمال کی جو چیزیں منگوائی تھیں وہ میں لے آئی ہوں، اسے آپ چیک کر لیں اور لے جائیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے، اور ہاں آتے پنکی کو بھی ساتھ لیتی آئیں، میرے پاس پنکی کو بھی دینے کے لیے کچھ ہے، مسز حسن نے کہا۔ ابھی تو مشکل ہے، گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، میں شام کو یا پھر رات کو ہی آ سکوں گی، مسز نواز نے کہا تو ٹام نے مسز حسن کو اشارہ کیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت انہیں آنے کے لیے گئے۔ نہیں بھابی، میں پھر سے بازار جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اپنی چیزوں میں کوئی تبدیلی کرانی ہو، اسے دیکھ لیں، کوئی چیز تبدیل ہونے والی ہوئی تو میں اسے ساتھ لے جاؤں گی، آپ صرف 5 منٹ کے لیے آ جائیں، مسز حسن نے کہا۔ اوکے میں آ رہی ہوں، مسز نواز کی آواز سنائی دی۔ پنکی کو بھی ضرور ساتھ لائے گا، مسز حسن نے کہا۔ ٹھیک ہے میں لے آتی ہوں پنکی کو بھی، مسز نواز نے کہا تو ٹام کے اشارے پر کرس نے فوراً کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ گڈشوتوں نے تعاون کر کے نہ صرف اپنے بلکہ اپنے شوہر اور بچوں کو بھی جان بچا لی ہے، ٹام نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ خدا کرے مسز نواز اور اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرنا کہ ہم انہیں منہ دکھانے کے ہی قابل نہ رہے، مسز حسن نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ کرس، ٹام نے مسز حسن کی بات نظر انداز کرتے اپنے ساتھی سے کہا۔ یس باس، کرس نے کہا۔ ان سب کو آف کرو اور باہر چلو، میں اور برٹ گاڑی نکالتے ہیں، جیسے ہی مسز نواز اپنی بیٹی کو لے کر جہاں آئے ان دونوں کو ہی آف کر دینا، پھر ہم پنکی کو لے کر یہاں سے نکل جائیں گے، ٹام نے کہا۔ یس باس، لیکن کرس کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ ٹام نے چونک کر کہا۔ باس، یہ سب ہمارے چہرے دیکھ چکے ہیں، کرس نے کہا۔ او تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پنکی سپرنٹینڈنٹ جیل کی بیٹی ہے، اگر مسٹر حسن اور اس کی فیملی نے نواز انجم کو ہمارے حلیے بتا دیے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ٹام نے کہا، اور اس نے سلنسر لگے ریوالور کا رخ پروفیسر حسن کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ریوالور سے ٹھک کی آواز دے کر پروفیسر حسن جو آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، گولی ٹھیک اس کی پیشانی پر لگی تھی۔ پروفیسر حسن کو ایک بار پھر زوردار جھٹکا لگا اور اس کا سر ڈھلک گیا اور اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ پروفیسر حسن کو اس طرح ہلاکت ہو کے دیکھ کر مسز حسن اور اس کے بچے ساکت ہو کر رہ گئے۔ اسی لمحے ریوالور سے ایک اور شعلہ نکلا اور مسز حسن کی کھوپڑی کے ٹکڑے اڑتے نظر آئے۔ بوڑھے ملازمین اور بچے بری طرح سے چیخ اٹھے تھے، لیکن ان کی چیخیں چند لمحوں کے لیے ہی ان کے منہ سے نکلی تھی، کیونکہ ٹام نے باری باری ان کے سروں میں بھی گولیاں مار کر انہیں ابدی نیند سلا دیا تھا۔ اس لمحے باہر کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی تو بری طرح سے وہ چونک پڑے۔ شاید مسز نواز اپنی بیٹی کو لے کر پہنچ گئی ہیں، جاؤ جلدی جاؤ اور ان دونوں کو اندر لے آؤ، اندر لاتے ہی مسز نواز کو بھی گولی مار دینا، ٹام نے چیختے ہوئے کہا تو کرس اور اس کے ساتھی تیزی سے باہر کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے تیسرے حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔